रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ उपन्यास नाव दुर्घटना। कानून की परीक्षा में रमेश के पास होने के लिए सभी चिंतित थे। वह हमेशा अव्वल आता रहा है। वह हमेशा स्कॉलरशिप भी लेता रहा है। परीक्षा पास करके वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन अभी तक उसमें अपना सामान सजाने के लिए कोई उत्साह दिखाई न दिया। उसके पिता का पत्र भी आया कि वह जल्दी घर पहुंच जाए। रमेश ने जवाब दिया कि परीक्षा परिणाम निकलते ही वह घर आ जाएगा। आनंदा बाबू का लड़का योगेंद्र रमेश का सहपाठी है, साथ के मकान में ही रहता है। आनंदा बाबू ब्राह्मण है। उनकी लड़की हेमनलिनी ने इस बार एमए की परीक्षा दी है। रमेश आनंदा बाबू के घर अमूमन आता जाता रहता है। हेमनलिनी बाल सुखाती हुई छत पर बैठकर पाठ याद किया करती। रमेश भी तभी अपनी छत की मुंडेर पर किताब थामे होता। आनंदा बाबू की ओर से प्रस्ताव न होने की एक वजह थी। एक लड़का बैरिस्ट्री करने के लिए विलायत गया है। आनंदा बाबू का दुलार उसकी तरफ ज्यादा है। उस दिन चाय की टेबल पर एक बहस छिड़ गई। अक्षय ज्यादा पढ़ा लिखा ना था, लेकिन इस बेचारे के शौक पढ़े लिखों से कुछ कम न थे। इसलिए हेमनलिनी की चाय की टेबल पर कभी कभी वह भी दिखाई दे जाता है। उसने बहस छेड़ी। पुरुष की बुद्धि तलवार जैसी तेज है। अधिक धार न रखने पर भी वह अपने काम कर सकती है। औरतों की बुद्धि जरा सा दाब देने पर भी अधिक काम नहीं कर सकती है। औरतों की बुद्धि कलम तराश छुरी जैसी है, उससे कोई बड़ा काम नहीं लिया जा सकता। हेमनलिनी अक्षय की इस बहस की उपेक्षा करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई योगेंद्र भी इसमें कूद पड़ा। वह भी कुछ तर्क देने लगा। इस पर रमेश को बर्दाश्त न हुआ। वह उत्तेजित होकर स्त्रियों का गुणगान करने लगा। इस तरह रमेश जब नारी भक्ति के लहराते हुए उत्साह में और दिनों से 2 अधिक प्याले चाय पी गया, उसी समय बैरे ने उसके हाथ में एक चिट्ठी दी। चिट्ठी की बाहरी ओर उसके पिता के हाथ से उसका नाम लिखा था। चिट्ठी पढ़ते ही बहस को अधूरी छोड़ खड़ा हो गया। सबने पूछा, क्या बात है? रमेश ने कहा, घर से पिताजी आए हैं। हेमनलिनी ने योगेंद्र से कहा, भैया रमेश बाबू के पिताजी को यहाँ ही क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ चाय आदि सब तैयार है। रमेश जल्दी से बोल उठा, नहीं आज रहने दो, मैं जाता हूँ। रमेश मन ही मन खुश होकर बोल उठा, शायद यहाँ उन्हें कुछ आपत्ति हो सकती है। रमेश के घर आने पर पिता ब्रजमोहन बाबू ने रमेश से कहा, कल सवेरे की गाड़ी से ही तुम्हें घर चलना होगा। रमेश ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या कोई विशेष काम है? ब्रजमोहन बाबू ने कहा, ऐसा कोई विशेष काम नहीं। तब इतना आग्रह क्यों? यह जानने के लिए रमेश अपने पिता की मुंह की ओर देखता रहा, किंतु उन्होंने उसके कौतूहल को दूर करने की कोई जरूरत नहीं समझी। शाम को जब ब्रजमोहन बाबू कलकत्ते के अपने मित्र से मिलने के लिए बाहर निकले, तब रमेश उनके लिए एक पत्र लिखने बैठा। श्री चरण कमलों में प्रणाम लिखने के बाद वह आगे कुछ न लिख सका। रमेश मन ही मन कहने लगा, मैं हेमनलिनी के बारे में बिना उससे वचन दिए सत्य से आबद्ध हो चुका हूँ। अब उसे पिताजी से छिपाना किसी तरह भी उचित नहीं। उसने कई पत्र कई प्रकार से लिखे, लेकिन सबको फाड़कर फेंक दिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से रमेश को रवाना होना पड़ा। ब्रजमोहन बाबू की सावधानी से गाड़ी छूट जाने का कोई अवसर न था। घर जाने पर रमेश को पता लगा कि उसके विवाह के लिए लड़की और दिन तय हो चुका है। लड़की के पिता ब्रजमोहन के बाल मित्र ईशान जब वकालत करते थे, उस समय ब्रजमोहन की हालत ठीक नहीं थी। ईशान की सहायता से ही उन्होंने कुछ हैसियत हासिल की। वही ईशान जब असमय मर गए तो पता चला कि उनके पास सिवा कर्ज के कुछ भी नहीं था। विधवा स्त्री एक बालिका कन्या के सहित दरिद्रता में थी। वह कन्या आज विवाह की योग्य हुई है। ब्रजमोहन ने उसी के साथ रमेश का विवाह ठहराया है। रमेश के मित्रों में किसी ने आपत्ति करके कहा था, सुनते हैं कि लड़की वैसी अच्छी नहीं है। ब्रजमोहन ने कहा, यह सब बातें मैं अच्छी नहीं समझता। मनुष्य फूल या तितली तो नहीं जिसके लिए देखने में अच्छे होने का विचार सबसे पहले उठाया जाए। लड़की की माँ जैसी सती साध्वी है, यदि वैसी ही लड़की भी हो तो उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए।
विवाह की चर्चा से रमेश का मुंह सूख गया। वह उदास होकर इधर उधर घूमने लगा। छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचकर भी उसे कोई उपाय जचा नहीं। अंत में बड़े दुख से संकोच दूर करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह विवाह करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं दूसरी जगह वचन दे चुका हूँ। ब्रजमोहन ने कहा, यह क्या कहते हो? पान पात्र तक तो तय हो चुका है अब। रमेश, नहीं, ठीक तरह से पान पात्र नहीं हुआ। किंतु ब्रजमोहन, कन्या की ओर से सब बात पक्की हो चुकी है। रमेश, नहीं, जिसे बातचीत कहते हैं वह नहीं हुई। ब्रजमोहन, जब बातचीत नहीं हुई तब जैसे इतने दिन चुप थे वैसे ही और कई दिन चुप रहना ठीक है। रमेश ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, और किसी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करना मेरे लिए अन्याय होगा। ब्रजमोहन, ना करने से तुम्हारे लिए और भी अन्याय होगा। रमेश और कुछ कह न सका। उसके विवाह के लिए जो दिन तय था उसके बाद 1 वर्ष तक कोई लग्न तिथि नहीं थी। वह सोचता था किसी तरह यह दिन बीत जाए तो उसके लिए 1 वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी। नदी पार कर वधू के घर जाना होता है। छोटी बड़ी 2-3 नदियों को पार करने में 3-4 दिन लगते हैं। ब्रजमोहन ने 2-1 सप्ताह पहले ही एक शुभ दिन में उस तरफ यात्रा शुरू की। हवा अनुकूल थी। सीमुल घाट पहुंचने में 3 दिन भी नहीं लगे। विवाह में अभी भी 4 दिन थे। ब्रजमोहन बाबू की इच्छा थी कि 2-4 दिन पहले ही पहुंचे। सीमुल घाट में उनकी समधन निर्धन अवस्था में रहती थी। ब्रजमोहन बाबू की इच्छा बहुत दिनों से थी कि इनके परिवार को वे अपने गांव ले जाएं, जिससे उन्हें आराम से रखकर अपने मित्र का कर्ज चुका सकें। लेकिन किसी तरह का संबंध न होने से एकाएक इस प्रस्ताव को रखना उन्होंने उचित न समझा। इस बार विवाह के अवसर पर उन्होंने अपनी समधन को यहाँ से गृहस्थी उठाने पर राजी कर लिया है। संसार में समधन की केवल एक लड़की है, उनके पास वह रह सकती है। उन्होंने कहा भी कि कोई जो चाहे कहे, जहाँ मेरी कन्या और दामाद रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। विवाह से कई दिन पहले आकर ब्रजमोहन बाबू अपनी समधन की गृहस्थी उठा ले जाने की व्यवस्था करने लगे। उनकी इच्छा थी कि विवाह के बाद सब लोग एक साथ ही यात्रा करेंगे, इसलिए वे अपने रिश्तेदारों के साथ आए थे। विवाह के समय रमेश ने ठीक प्रकार से मंत्र का उच्चारण नहीं किया। शुभ दृष्टि के समय उसने आंखें मूंद ली। फूल सैया की हंसी मजाक को चुपचाप सिर झुकाकर सहन कर गया। रात को सैया पर मुंह फेर कर सोया। सवेरे जल्दी ही बाहर चला गया। विवाह की रस्में पूरे होने पर औरतें एक नाव में, बूढ़े एक नाव में तथा वह और उसके साथियों ने एक अलग नाव से यात्रा की। एक दूसरी नाव पर रोशन चौकी का दल समय समय पर जैसे तैसे राग अलापने लगा। सारे दिन असहनीय गर्मी थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी आकाश बदरंग हो रहा था। किनारों के वृक्षों के पीले पत्ते हिलते भी न थे। मल्लाह पसीने में तर। शाम को अंधेरा होने से पहले ही मल्लाहों ने कहा, बाबू अब नाव घाट लगाता हूँ। आगे बहुत दूर तक नाव बांधने की जगह नहीं है। ब्रजमोहन बाबू राह में देर नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, यहाँ बांधना ठीक न होगा। आज पहली रात चांदनी रहेगी। आज बालूहाटा में पहुंचकर नाव बांधो। ऐसा करने पर तुम लोगों को बहुत सा इनाम मिलेगा। नाव गांव छोड़कर आगे बढ़ी। एक ओर रेती का मैदान था, दूसरी ओर टूटे फूटे कगारे। आकाश में चांद निकला, किंतु वह शराबी की आंखों की तरह गंदला दिखाई दे रहा था। ऐसे समय आकाश में बिना मेघ के न जाने कहां से गर्जन की आवाज सुनाई दी। पीछे आकाश की ओर देखने से दिखाई दिया कि टूटी फूटी डाल और पत्तों के साथ धूल बालू को आकाश में उड़ाती हुई एक प्रचंड वायु वेग से चली आ रही है। बांधो बांधो, संभालो संभालो करते करते क्षण भर में क्या से क्या हो गया कोई कह नहीं सकता। एक बवंडर सकरी राह से बड़े बेग के साथ सब उखाड़ता और चौपट करता हुआ कई नावों को कहां से कहां ले गया, इसका कोई पता नहीं चला। तूफान समाप्त हो गया है। बहुत दूर तक फैली रेतीली भूमि को निर्मल चांदनी विधवा के सफेद वस्त्र की तरह ढके हुए है। नदी में नाव नहीं, लहरें नहीं, सब कुछ शांत और नीरव था।
रमेश ने होश में आने पर देखा वह नदी के किनारे पड़ा है। क्या हुआ समझने में उसे कुछ समय लगा। इसके बाद सब घटना उसके सामने जाग उठी। यह पता लगाने को वह उठ बैठा कि उसके पिता और अन्य जाति भाइयों की क्या दशा हुई। चारों ओर उसने निगाह फेर कर देखा, किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तब वह नदी के किनारे किनारे ढूंढता हुआ चल पड़ा। पद्मा की दो शाखाओं के बीच किसी का आभास हुआ। रमेश जब एक शाखा के किनारे से घूमकर दूसरी शाखा की ओर पहुंचा, तब उसे कुछ दिखाई दिया। बढ़कर रमेश ने पास पहुंचकर देखा कि लाल चुनरी पहने नववधु मुर्दे की तरह चित पड़ी है। रमेश जानता था कि पानी में डूबे आदमी की श्वास क्रिया को किस प्रकार लौटाया जाता है। बहुत देर तक रमेश बालिका के दोनों हाथों को एक बार सिर की ओर ले जाता और फिर उसके पेट तक लाता रहा। धीरे धीरे बहू की सांस चली और उसने आंखें खोल दी। थकावट होने से रमेश कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस बालिका से कुछ पूछे। बालिका अभी तक अच्छी तरह होश में नहीं आई थी। एक बार आंखें खोलने के बाद फिर उसकी आंखें मुंद गईं। रमेश ने देखा कि उसकी श्वास क्रिया में अब कोई बाधा नहीं है। पीली चांदनी की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। सांस चलने से पेट गति कर रहा था। रमेश की आंखें उसके चेहरे पर अटक गईं। कौन कहता है कि सुशीला देखने में अच्छी नहीं है। यह मुंदी आंखों का कमसिन मुखड़ा, इतने बड़े आकाश के बीच फैली हुई चांदी में केवल यही चेहरा अपने सौंदर्य के गौरव से खिला हुआ है, ऊर्जस्मित और दीप्तिमान। रमेश और सब बातें भूलकर सोचने लगा, अच्छा ही हुआ कि इसे मैं विवाह के कलरव में भीड़ भाड़ के बीच देख न सका। इसे मैं उस तरह कभी न देख सकता। इसमें सांस का संचार करके मैंने विवाह के मंत्र पाठ से बढ़कर अपना लिया है। मंत्र उच्चारण करके मैं इसे एक वस्तु जैसा हासिल करता, किंतु यहाँ मैंने इसे विधाता के प्रसाद के रूप में प्राप्त किया है। होश में आने पर वधू ने बैठकर अपने शिथिल वस्त्र को खिसकाकर माथे से घूंघट खींच लिया। रमेश ने पूछा, तुम्हारी नाव के और सब लोग कहाँ गए, कुछ जानती हो? उसने चुपचाप सिर हिला दिया। रमेश ने उससे पूछा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकोगी? मैं आसपास घूमकर कुछ पता लगा आऊं। बालिका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका सारा शरीर संकुचित हो गया। यहाँ मुझे अकेली को छोड़कर मत जाओ। रमेश समझ गया। उसने एक बार खड़े होकर चारों ओर देखा। सफेद रेत में कहीं कोई निशान तक नहीं। उसने अपने लोगों को खूब जोर लगाकर ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। रमेश बेवजह की कोशिश छोड़कर बैठ गया। उसने देखा बहू मुंह पर दोनों हाथ रखकर रुलाई रोकने की चेष्टा कर रही है। उसकी छाती फूल फूल उठती है। रमेश धीरज के कोई शब्द न कहे बालिका के पास बैठ धीरे धीरे उसके माथे और पीठ पर हाथ फेरने लगा। अब उसकी रुलाई न रुकी। वह बिना कुछ बोले सिसक उठी। रमेश की भी दोनों आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। हृदय के शांत होने पर जब रोना बंद हुआ, उस समय चंद्रमा अस्त हो गया था। अंधकार के बीच यह निर्जन भूमि अद्भुत स्वप्न के जैसी जान पड़ने लगी। बालू के मैदान की सफेदी प्रेत लोक जैसी मलिन हो गई थी। तारों की क्षीण रोशनी में नदी अजगर जैसी चिकने काले चमड़े की तरह झिलमिला रही थी। तब रमेश ने बालिका के भय से शीतल कोमल छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे और भी अपने ओर खींच लिया। भयभीत बालिका ने प्रतिकार नहीं किया। शायद उस समय वह मनुष्य के सामीप्य का अनुभव करने के लिए व्याकुल थी। अटल अंधकार के बीच सांस से हिलती हुई रमेश की छाती का आश्रय पाकर उसे कुछ आराम मिला। उस समय उसकी लज्जा करने का समय नहीं था। रमेश की दोनों भुजाओं के बीच उसने बड़े आग्रह के साथ अपना स्थान बना लिया। सवेरे का शुक्र तारा अस्त हो चला। पूर्व की ओर से नील नदी की रेखा पर पहले आकाश जब पीलेपन से लाल लाल हो उठा, तब दिखाई दिया कि निद्रा बहल रमेश बालू पर सो रहा है। उसकी छाती से सटी हुई
अपने हाथ के ऊपर सर रखे नववधू गहरी नींद में निमग्न है। अंत में सवेरे की मीठी धूप के कारण दोनों की आंखें खुल गईं। दोनों कुछ देर तक चारों ओर देखते रहे। इसके बाद एकाएक याद आई कि यह अपना घर नहीं है। याद आई कि हम लोग बहकर यहाँ पहुंचे हैं। सवेरे के समय मछुओं की नाव के सफेद सफेद पाल नदी में छा गए। रमेश ने उन्हीं लोगों को आवाज दी। मछुओं की सहायता से एक बड़ी पनसुइया किराए पर ली और खोए हुए आदमियों की खोज के लिए पुलिस नियुक्त कर वधू को साथ ले घर की ओर चल दिया। गांव के घाट पर नाव पहुंचते ही रमेश को खबर लगी कि पुलिस ने उसके पिता, सास और कई संबंधियों की लाश नदी से निकाली है। किसी को भी यह आशा न थी कि मल्लाहों के अतिरिक्त और भी कोई बचा है। घर में रमेश की बूढ़ी दादी थी। वह बहू के साथ रमेश को आया देख जोर जोर से रोने लगी। पड़ोस के लोग बारात में गए थे। उनके घर में भी रोना मच गया। न शंख बजा, न शुभ ध्वनि हुई। किसी ने भी बहू को पसंद नहीं किया। किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रमेश ने तय किया था कि सारी रस्में होने के बाद ही बहू को लेकर कहीं और जाएगा। वैसे भी पैतृक संपत्ति की व्यवस्था किए बिना वह कहीं जा नहीं सकता था। परिवार की शोकातुर स्त्रियां तीर्थवास के लिए उसे घेरे हुए थीं। उनका भी कोई प्रबंध करना आवश्यक है। इन सब कामकाजों से फुर्सत के समय रमेश प्रेम चर्चा से भी विरक्त नहीं था। हालांकि पहले जैसा सुना गया था, बहू वैसी बच्ची न थी। गांव की औरतें उसकी अधिक उम्र पर धिक्कार करती थीं। तथापि उससे कैसे प्रेम बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बीए पास इस लड़के का अपनी किताबों में कोई उपाय सुझाई नहीं दिया। फिर भी किताबों की पढ़ाई की अभिज्ञता से समझ में कुछ न आने पर भी आश्चर्य की बात यह थी कि उसका उच्च शिक्षित मन भीतर ही भीतर एक अनुपम रस से उस छोटी सी लड़की के आगे झुक जाता। उसने कल्पना द्वारा इस बालिका को अपने भविष्य की गृहलक्ष्मी के रूप में सुशोभित कर रखा था। इससे उसकी स्त्री होकर भी वह बालिका बहू, युवती, प्रेमिका और संतानों की प्रतिभावती माता के रूप में उसके ध्यान नेत्रों के सामने विचित्र भाव से विकसित हो उठी। जैसे चित्रकार अपनी भावी चित्र की ओर, कवि अपनी भावी कविता की सुंदर रूप में कल्पना कर हृदय के भीतर बड़े आदर के साथ पोषित करता है, वैसे ही रमेश ने इस छोटी सी बालिका को केंद्र बनाकर इसके आसपास कल्पना के सारे रंग भर डाले थे।